हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो चक दे सीरीज की आज रहेगी हमारी थर्ड क्लास। तो इस थर्ड क्लास के अंदर हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारे होंगे किसके, कैपेसिटेंस के। इससे पहले हमने पोटेंशियल के कर लिए थे, तो आज करेंगे कैपेसिटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चैट बॉक्स दोनों मिल जाएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ को सेंड कर देता हूँ। साथ में इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, एंड आप सर्च कर सकते हो सुनील जांगड़ा फिजिक्स के नाम से। तो जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से वहाँ पर आपको पहले मिल जाती है, मीन्स इंस्टाग्राम पर पहले ही अपडेट आ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज चक दे सीरीज का थर्ड लेक्चर। एंड बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। एक बेस्ट वे में क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटेंस, एंड ये चैप्टर सेकंड है एंड उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने किया था पोटेंशियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब कर रहे हैं कैपेसिटेंस के। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2004, 2010, 2014 इनके अंदर बहुत बार आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। क्या बोला गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत बढ़िया है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है किसकी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। चलिए निकाल देते हैं। मीन्स छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि जो पैरेलल प्लेट होता है वो क्या करता है, एक स्मॉल स्पेस के अंदर बहुत सारा जो है एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। तो आप कह सकते हो कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसपे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, एंड इस पर है नेगेटिव चार्ज। एंड इस प्लेट को ऐसे अर्थिंग की हुई है ताकि जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो सारा या चार्ज यहाँ पर चला जाए मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इसलिए इसको अर्थिंग की हुई है। एंड यहाँ पर जो हम प्लेट्स ले रहे हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसकी है माइनस सिग्मा, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। एंड इन दोनों प्लेट का जो एरिया होगा वो ए होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अब एक कॉमन सी बात है कि अगर हम ये एक जो कैपेसिटर है, ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, कैपेसिटेंस आपको निकालें। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे कि अगर इस पर वोल्टेज हम लगाएंगे तभी तो कैपेसिटेंस का कुछ पता लगेगा। तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर एक वोल्टेज वी अप्लाई किया, ठीक है, अगर हमने एक वोल्टेज वी अप्लाई किया यहाँ पर इस कैपेसिटर के पास, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी बाई डी से हम लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि V क्या हुआ, E इंटू डी हुआ। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास पोटेंशियल एंड साथ में हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास V। इसी के साथ हमने डील करनी है। तो चलिए अब देखो, सिंपल सी बात, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, मीन्स ये प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। एक ये क्या है, ये सामने का लुक आप देख रहे हो, ये कौन सा लुक देख रहे हो, फ्रंट लुक देख रहे हो, मतलब फ्रंट व्यू देख रहे हो आप सामने से। बट ये है किसकी तरह, एक शीट की तरह होती है इस तरीके से। ठीक है, ये एक शीट की तरह होता है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो जब इसका साइड लुक देखते हो तो आपको एक लाइन दिखाई देती है, मतलब ये एक शीट है। एंड एक शीट की वजह से कितना होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी की वजह से भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट बात करते हैं इनके बीच की, इनके बीच की देखो क्या होगा, यहाँ से फील्ड निकल रहा है एंड नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो मतलब सेम डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो सकता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कई बच्चे क्या कहेंगे, यहाँ से फील्ड निकला है, यहाँ पर जा रहा है, बट ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव इज ओनली फॉर डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन हमने पहले से बता दिया कि नेगेटिव के अंदर क्या होगा, फील्ड आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सीधा यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। तो यहाँ पर हमने जब लिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड किया तो आपके पास बन गया क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हमें ऑलरेडी पता है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक किया हुआ है, वन शॉट से आप पढ़ सकते हो, वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड साथ में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर V लिखा था, ये क्या है E D, तो यहाँ पर हमने E अभी निकाल लिया, ये रहा E, तो इस E को हमने यहाँ पर पुट किया, तो V क्या बन गया आपके पास, V हो गया V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड साथ में इंटू में हो रहा आपके पास D। चलिए अब हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज बाय A होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर जो टोटल चार्ज वो क्या है भाई, प्लस Q है। ठीक है, क्योंकि प्लस के ऊपर मीन्स जो हमारा प्लस का चार्ज होता है उसी को कैपेसिटर का चार्ज बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो सिग्मा क्या हुआ, Q बाय A हो गया। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, Q बाय A D एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा।
अब हमें पता है भाई, अगर मैं क्यू बाय वी की फॉर्म बना लूँ, मतलब इस वी को इधर कर दूँ, ए एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊँ एंड डी को इधर कर दूँ, तो मेरे पास फॉर्म कैसी बन जाएगी, ऐसी फॉर्म बन जाएगी कि क्यू बाई वी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट एंड नीचे हो गया आपके पास क्या, डी हो गया। तो अब एक बार देखो कि क्यू बाई वी क्या होता है भाई, वो सी होता है, तो इसलिए हमें मिल गया क्या, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली किस पे, एरिया पर, एंड इन्वर्सली होती है किसके, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के। ठीक है, तो यहाँ से आपने निकाल ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं कि वो बोल सकता है अगर एरिया में इंक्रीज कर दूँ और डी को डिक्रीज़ कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मान लीजिए अगर वो एरिया को डबल कर देता है, चलो एरिया को डबल कर दिया एंड डी को हाफ कर देता है, तो डी को अगर हाफ करेंगे, ये 2 भी ऊपर चला गया, एरिया पहले से 2 है तो ये 4 हो गया। ठीक, मतलब यहाँ पे हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। क्लियर है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो पहले हवा में बात करते हैं। कहाँ पर हवा में बात करते हैं, देखिएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। कि जब अभी हमने क्या किया, जब ये खाली था, जब हमने बात की थी, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस होगी, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस होगी वो टी होगी। एंड डिपेंड करेगा कि हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कम्प्लीटली इसके अंदर रख रहे हैं, मीन्स पूरे के अंदर रख रहे हैं, या हाफ में रख रहे हैं, मीन्स पार्शली आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पार्शली फील्ड के हिसाब से करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम लिखा। मतलब सबसे पहले जब एयर होती है मतलब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ना हो तो अभी इसलिए लिखा गया था। चलो हवा में बात करते हैं पहले। तो सी क्या बोल सकते हो आप, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बोल सकते हो। देखो जैसे कि हमने पहले निकाल लिया है। चलिए, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया। अब हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। अब हमने किसको रख दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही हमने रखी, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी उसकी थिकनेस है टी, एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है डी, प्लेट्स के बीच का, टी और डी, ध्यान से सुनना इसको। एंड यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो डी है वो बड़ा है किससे, टी से। यहाँ पर जो डी है वो बड़ा है टी से, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप रख रहे हो वो पूरी की पूरी उसके अंदर फिट नहीं बैठ रही है, कहीं ना कहीं स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो ये पार्शियली फिल्ड है। क्या है ये, पार्शियली फिल्ड है, आप ये बोल सकते हो। क्लियर है। चलिए, अब अगर हम वी से स्टार्ट करें, जैसे कि हमने इस अपने टॉपिक के अंदर किया था, इसमें भी हमने वी से स्टार्ट किया था। तो इस वी से वी इज इक्वल टू इन टू डी होता है। तो वही चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसा कि हमें पता है कि वी को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, वी को लिखने के 2 तरीके हैं, मतलब तरीके कैसे हैं वो देखिए। यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह के अंदर जो फील्ड है वो है ई नोट, एंड यहाँ पर है ये स्लैब। तो स्लैब के अंदर जो फील्ड है वो क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एक्चुअल फील्ड होता है वो उसके डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड हो जाता है। मतलब वैक्यूम वाला जो फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड हो गया, वैक्यूम वाला जो फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा वी को कैसे लिख सकते हैं, ई इंटू डिस्टेंस से लिख सकते हैं। तो ई यहाँ पर कौन है, एयर, तो यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। तो इसलिए ई नोट लिखा। कहाँ पर है ये, डी में से अगर टी निकाल देंगे तो ये पोर्शन बच जाएगा, डी में से अगर टी निकाल देंगे तो ये पोर्शन बच जाएगा, तो डी माइनस टी हुआ। प्लस अब इसकी थिकनेस कितनी है, टी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, ई नॉट बाई के है, क्योंकि डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ई नॉट बाई के। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। तो बस पुट किया, ई नॉट को बाहर रख दिया, तो यहाँ पर आ गया ई नॉट, अंदर रह गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हमें पता है कि ई नॉट क्या होगा, मीन्स इनके बीच का फील्ड क्या होगा, जब हवा थी तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो v क्या हो गया, v हो गया आपके पास क्या, v इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू हो गई कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सारा वही लिख दिया। अब सिग्मा क्या होता है, q बाई ए होता है। ठीक है, q बाई ए होता है। चलो इसको यहाँ पर पुट करो, तो हमारे पास हुआ q a एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सी बात करनी है भाई, फिर से वही q बाई वी आपको बनाना है, तो आपको मिल जाएगा क्या, c मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो q है और ये जो v है, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ v। ठीक है, तो q बाई वी की फॉर्म बन गई। एंड यहाँ जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि a एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर भेज दिया, एंड ये d माइनस टी प्लस टी बाई के को मैंने इधर भेज दिया। तो मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। एंड q बाई वी को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो c बन गया आपके पास क्या, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आ गया।
यहाँ पर डी उनके बीच का सेपरेशन है प्लेट का, टी थिकनेस है, एंड के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है? के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सिंपल सा है फंडा। क्लियर है? तो ये था जब ये पार्शली फिल्ड था, मतलब पूरा फिल्ड नहीं किया हुआ, ये जगह खाली थी। लेकिन अगर हम इसको कम्प्लीटली फिल्ड कर दें तो इसका मतलब क्या है? डी किसके इक्वल हो जाएगा? टी के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब डी अगर टी के इक्वल हो गया तो ये डी माइनस डी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ सिर्फ टी बाई के, एंड के चला गया ऊपर, के चला गया ऊपर आपके पास। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया के, एंड नीचे हो गया आपके पास टी। क्लियर है? इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर हम पार्शली और कंप्लीटली के बाद अगर डाइलेक्ट्रिक भी ना रखें, अगर हम मेटल रख दें तो क्या होगा? देखो, व्हेन मेटल फील्ड दैट इज के कितना हो जाएगा भाई? मेटल के लिए जो के होता है वो इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हुआ टी बाई इन्फिनिटी, मतलब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, तो जीरो हो गया। तो बचा क्या? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी हो गया। तो वो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। तो ये है आपकी कैपेसिटेंस किसके केस में? मेटल के केस में। ठीक है, ये कैपेसिटेंस आपकी किसके केस में है? ये वाली, ये है फुल्ली फिल्ड। ठीक है, और ये कब है? ये पार्शियली फिल्ड है। कब है ये? पार्शियली फिल्ड है भाई, सिंपल है। ये कब है? पार्शियली फिल्ड है। क्लियर है? चलिएगा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड मौज करते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपको? थर्ड क्वेश्चन कहता है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर एवरी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एंड कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो 2001, 2002, 2008, 2012, 2017 एंड 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपको एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल V यूज़ करके आप उसको चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हो? Q बाई वी से लिख सकते हो। एंड V को अगर लिखना चाहते हो तो आप Q बाई सी से लिख सकते हो। मान लीजिए अभी मैंने क्या किया, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र किया कैपेसिटर को, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? छोटा सा वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा dW, तो ये क्या हो जाएगा? dW क्या भाई? पोटेंशियल इंटू चार्ज होने वाला। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वर्क क्या होता है? वर्क पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। पोटेंशियल इंटू चार्ज, चार्ज कौन सा? जिसको मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? DQ चार्ज को लेके आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कैपेसिटर के पास और उसको चार्ज कर रहा हूँ। तो मतलब मैं छोटा वर्क डन कर रहा हूँ। तो छोटा वर्क डन कैसे लिखा? dW इज इक्वल टू हो गया V DQ, एंड V की वैल्यू क्या है? Q बाई सी। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो ये लिख दिया Q बाई सी। अब ये dW है, ये स्मॉल वर्क डन है। ये जो dW है ये क्या है? स्मॉल वर्क डन है। तो स्मॉल को करना पड़ेगा टोटल वर्क डन, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा? इसको इंटीग्रेशन दोनों साइड, एंड V की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है? Q बाई सी। मीन्स dW बन गया आपके पास W, एंड ये हो गया 0 से Q। 0 से Q क्या है? स्टार्टिंग में जो चार्ज है वो हमारे पास 0 है, एंड फाइनल चार्ज मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना? कैपिटल Q। ठीक है, तो बस वही चीज़ें लिखी हैं, Q बाई सी DQ। एंड देखिए D किसके साथ लगा हुआ है? Q के साथ लगा हुआ है। तो आपकी जो इंटीग्रेशन होगी सिर्फ Q वाले की होगी, C की नहीं होगी। तो C को बाहर कर दिया, यहाँ पे हो गया 1 बाई सी। ये क्या हो गया? 0 टू Q, एंड अंदर रह गया Q DQ। इंटीग्रेशन करने का सिंपल सा तरीका, ये जनरल फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया xn प्लस n प्लस 1। ठीक है, xn प्लस 1, xn है तो उसमें प्लस 1 कर दिया, नीचे फिर वही n प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास कितना आया? आपके पास आ जाएगा 1 बाई सी क्यू स्क्र बाई 2। 2 आ गया बाहर, तो 2 आ गया बाहर। अंदर रह गया आपके पास, अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो माइनस जो 0 स्क्र होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास बन गया क्या? हाफ क्यू स्क्र बाई 2c, सॉरी हाफ क्यू स्क्र सी, हाफ क्यू स्क्र सी, ये आप बोल सकते हो। ये है हाफ, ये है क्यू स्क्र बाय सी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो क्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू इज सी वी। क्यू क्या होता है? सी वी होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो ये सी स्क्र वी स्क्र बनेगा, तो सी से ये नीचे सी कट गया, तो मेरे पास क्या बन गया? हाफ सी वी स्क्र बन गया। इसी तरीके से अगर मैं वी की वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं वी की वैल्यू रखता हूँ, देखो सी क्या होता है? क्यू बाई वी होता है। ठीक है, अगर मैं वी की वैल्यू रखता हूँ तो क्यू बाई सी होगा। ठीक है, क्या होगा? क्यू बाई सी होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते, सॉरी अगर आप v की वैल्यू रखोगे तो दोबारा से ये बन जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यू रखना है कि नया फॉर्मूला बने। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे c की वैल्यू रख देंगे। c क्या होगा? q बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रखा q बाई वी, वी से ये वी स्क्र कट गया, तो आपके पास रह गया हाफ क्यू वी। क्लियर है? तो ये हुआ आपके पास वर्क डन। एंड ये जो काम है, मीन्स ये जो वर्क डन है, यही तो एनर्जी। अरे बाबा, ठीक है, तो इस w को बोल दिया u के इक्वल, एंड u हो गया हमारा क्या? दिस एंड दिस। क्लियर है? तो ये एनर्जी स्टोर्ड है किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर। देख सकते हो ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड लास्ट टाइम भी ये आया था क्वेश्चन 2020 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिएगा, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज़ थिकनेस 3/4d, where
D is the separation of the plate. However, how is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? मतलब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, ठीक है, आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अभी रखी हुई है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं जिसकी थिकनेस T है, तो उस टाइम आप सी को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ऐसे, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जैसा कि हम इस फॉर्मूले में देख के आए हैं पीछे की तरफ, ये रहा, ठीक है। चलो अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अगर मैं टी को क्या कर दूँ 3/4 डी कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटेंस के ऊपर। चलो फिर पुट कर देते हैं, टी की जगह क्या कर देंगे 3/4 डी कर देंगे, यहाँ पे भी टी की जगह क्या कर देंगे 3/4 डी कर देंगे, ठीक है, कर दिया, सिंपल है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, -3/4 डी को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 1 - 1/k रह गया आपके पास, ठीक है, ये रह गया। या फिर आप सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आप जब इसको सोल्व करोगे, ठीक है, आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से इसको या तो मल्टीप्लाई कर ही लो जो करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर तो ऐसी कैसी है, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर ऐसी कैसी, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, आपके पास मिलने वाला D/4 प्लस 3/4 डी के, ये इसको जब सोल्व करोगे तो ये मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से देखो D/4 यहाँ पर कॉमन है तो D/4 बाहर लिया तो अंदर क्या रह गया 1 + 3/k रह गया, क्या रह गया 1 + 3/k। इसको अगर सोल्व करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ऊपर चला जाएगा k एंड ये घूम के चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड साथ में ये जो 4 है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या मिला 4 भी ऊपर चला गया, k भी ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हो गया 4k, नीचे हो गया क्या k + 3। एंड देखो जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है भाई, वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, जो कि क्या होता है कैपेसिटेंस होती है, किस केस में, जब वैक्यूम हो प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पर इसको लिखा हमने किससे, सी नोट से। तो मतलब हमारी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी जिसकी थिकनेस क्या थी 3/4 और डी थी इस तरीके से, तो जो कैपेसिटेंस है वो इतने टाइम्स हो जाती है किसका, सी नोट का। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर इसको अच्छे से करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डाइलेक्ट्रिक एंड ए कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर के बारे में बताना। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं भाई, नॉन कंडक्टर होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अपना कुछ इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आप बोल सकते हो। कंडक्टर क्या होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस था एंड ये 1 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्माइल करते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आया ऑल इंडिया 2011 के अंदर। क्या बोला गया कि आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो हमें पता है कि सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ठीक है। एरिया अगर आपको निकालना है तो इसको यहाँ पर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो यहाँ पर आ गया क्या, सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सी आपको दे रखा है, ये रहा सी, रख देंगे 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डी कितना है, ये रहा उनके बीच का डिस्टेंस, तो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को बनाना है मीटर, तो नीचे कर देंगे 100, तो मीटर बन जाएगा। तो 0.5 जो 100 नीचे था उसको ले आए ऊपर, तो ये बन गया -2 और ये हो गया मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5 × 10 - 2, नीचे हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही 8.85 × 10⁻⁻12, जैसे कि आपके पास दिख रही है। सोल्व करेंगे आपके पास मिलेगा क्या, एरिया। एंड ये एरिया किस में आ जाएगा भाई, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि यूनिट होती है एरिया की, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्या है, यूनिट है, किसकी है, एरिया की। क्लियर है, चल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 तो आपके पास। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सर ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आ सकता है, ये 1 मार्क में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक बार ये लिखा मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाद में कभी आया नहीं है, 10 साल से कभी आया नहीं है, ऐसा नहीं है, आया है, बहुत बार आया है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ठीक है। हर एक प्लेट का एरिया सेम है, मतलब इसका भी ए है, इसका भी ए है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक सेपरेशन है, कुछ ना कुछ एक सेपरेशन है, जिसको हम नाम दे रहे हैं डी, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बोला। और ये कैसा है, इनके बीच में क्या है, एयर है, इनके बीच में क्या है, एयर है। इस पे प्लस सिग्मा डेंसिटी है, इस पे माइनस सिग्मा डेंसिटी है, ये बोलना चाह रहा है। चलिए अब ये बोल क्या रहा है, आपको क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया 2016 के अंदर, 3 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर ये आया हुआ था। क्या बोला है, पहले पार्ट के अंदर बोल रहा है फील्ड एट पॉइंट बिटवीन द 2 प्लेट्स, मतलब पॉइंट
इन प्लेट के बीच में कोई एक पॉइंट एज्यूम करो, वहाँ पे आपको फील्ड बताना है, ठीक है, एंड आउटसाइड भी बताना है, मीन्स बाहर यहाँ पर या यहाँ पर आप बता सकते हो, एंड साथ में स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन ईच केस। चलिए, तो सबसे पहले डायरेक्शन ही निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर मिड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है। मान लो पॉजिटिव को नाम दे रहा हूँ मैं फर्स्ट, नेगेटिव को नाम दे रहा हूँ मैं सेकंड, तो इसलिए यहाँ से जो फील्ड लिखा वो E1 निकला, एंड यहाँ से जो फील्ड अंदर जा रहा है प्लेट सेकंड के लिए तो वो E2 जा रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कोई एक पॉइंट मेंशन करता हूँ तो ये क्या है, ये जो पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से फील्ड निकला, यहाँ से अंदर जा रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है ये फील्ड। ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो बिटवीन द प्लेट्स आप क्या कर सकते हो, फील्ड को इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब कई बच्चे कहेंगे सर क्या है कि हम यहाँ पर जैसे कि E = E1 + E2 लिख रहे हैं, तो इसमें क्या हम ये कर सकते हैं कि ये जो E1 + E2 लिखा है इसको माइनस कर दें यहाँ पर। भैया ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो E = क्या होगा, E1 + E2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई नेगेटिव इज ओनली फॉर डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन हमने कंसिडर कर ली है कि नेगेटिव में अंदर जाता है, तो अंदर जा रहा है भाई इधर फील्ड, ठीक है। तो E को लिखा E1 + E2, E1 क्या होता है σ/2 ε0 होगा, प्लस E2 क्या होगा, E2 इज σ/2 ε0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 ε0 होगा, ऊपर हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा σ/ε0। तो ये क्या है, आपका फील्ड आ गया मिड में, एंड साथ में डायरेक्शन हो गई जैसा कि हमने बता दी। आउटसाइड की बात करें, यहाँ की बात कर लो या यहाँ की बात कर लो, देखो मान लो मैं अगर यहाँ पे पॉइंट मानता हूँ तो इस पॉइंट से क्या होगा, यहाँ से जो फील्ड हो रहा होगा ऐसे जा रहा होगा, तो ये होगा E1, एंड नेगेटिव में फील्ड अंदर आता तो ये होगा E2। तो मतलब इस पॉइंट से फील्ड देखा जाए तो वो एक इधर है, एक इधर है। सेम केस आपका इधर हो रहा है, सेम डायरेक्शन की तरह आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मतलब आउटसाइड में आपको क्या करना है, आउटसाइड में आपको फील्ड को क्या करना भाई, माइनस करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ। तो E1 कितना होता है, E1 इज σ/2 ε0 माइनस σ/2 ε0। तो यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 ε0 सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 0, ये सारा ही 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, दूसरे पार्ट में बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, मतलब इनके प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, तो भाई सिंपल सा है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, E × D से लिखते हैं। अब यहाँ पर फील्ड 0 है, यहाँ पे फील्ड 0 है, तो कौन सा फील्ड लिखेंगे, बीच वाला फील्ड ही लिखेंगे क्योंकि वो मिड की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो इनसाइड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है दिस, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा, तो ये बन गया आपका σ/ε0, ये हो गया D। एंड सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q/A से लिख सकते हैं, तो ये चला गया यहाँ पे, तो ये बन गया Q/A ε0, एंड साथ में यहाँ पे आ गया D। तो ये हो आपके पास V का फॉर्मूला। तो V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास V। अब आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो ये पूछ रहा है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो फॉर्म, एक बात देखो, यहाँ पर ये प्लेट है, ये प्लेट है, यहाँ पर वैक्यूम बोला गया है, तो सिंपल सी बात है वैक्यूम में आप कैसे लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो क्या भाई, इस तरीके से A ε0/D। बट ये कैसे आया, देखो C = क्या होता है, Q/V, C = क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है। तो V कितना हमने निकाल लिया है, QD/A ε0, तो हमने लिखा QD/A ε0, A ε0 चला गया घूम के कहाँ पे, ऊपर, तो आपके पास क्या हुआ, Q से Q कट गया, तो क्या बचा, A ε0/D बचा, जो कि हमारा स्टार्टिंग वाला ही था ये, कि जब प्लेट्स हों, एक पे प्लस चार्ज हो, एक पे नेगेटिव, ये ग्राउंड का रखा है, एंड इसके बीच में यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, इसके बीच में यहाँ पे क्या है भाई, वैक्यूम है, क्लियर है, वैक्यूम, हवा थी, एयर थी इनके बीच में, ठीक है। तो उस टाइम कैपेसिटेंस क्या होगी, उस टाइम कैपेसिटेंस होगी आपकी A ε0/D होगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, जैसे कि ये अरेंजमेंट आपको शो कर रहा है, ये पॉइंट A बोल रहा है, ये पॉइंट B बोल रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल कनेक्ट किया हुआ इनका 5 वोल्ट, ये C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, हर एक की वैल्यू यहाँ पे दे दी है। ये C1 की वैल्यू है, C5 की वैल्यू है ये, एंड C2, C3, C4 की वैल्यू है ये, क्लियर है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, पहले में ये क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट A एंड B, मतलब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में ये कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है, हाँ कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है। तो एक बात देखो, कई बच्चे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उन्होंने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो देखो ये वायर यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है तो वो ये A है, ये सारा A है, ये A है, तो ये भी A है भाई, मीन्स यहाँ पे पॉइंट हो गया A, क्लियर है।
इसी तरीके से ये बी यहाँ पे चला गया तो ये भी बी यहाँ पर है। तो देखो ए और बी के बीच में कौन है कैपेसिटेंस, C3, एंड C3 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेराड। तो आंसर आ गया सीधा। बाई इक्वल पोटेंशियल मेथड आप बोल सकते हैं कैपेसिटेंस क्या होगी बिटवीन ए एंड बी, वो कितनी हो जाएगी 2 माइक्रोफेराड होगी, क्योंकि भाई देखो ए और बी के बीच में पूछ रहा है, ए यहाँ पर है, ये रहा बी, तो इनके बीच की कैपेसिटेंस ये रही है आपके पास। तो इतना फंडा करने की जरूरत नहीं है कि सारे को कैलकुलेट करो आप, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो ये हो आपका एक पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। मैक्सिमम चार्ज मतलब ये बोल रहा है मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। मैक्सिमम का मतलब है कि टोटल चार्ज। तो सिंपल सी बात है भाई, चार्ज को कैसे लिखते हैं, CV से लिखेंगे, CV। अब ए और बी के बीच जो टोटल है, देखो यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर बैटरी है, तो ए और बी पॉइंट है ना, एंड ए और बी के बीच का ही हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। वोल्टेज हमें दे रखी है टोटल, तो टोटल वोल्टेज हुई हमारे पास 5 वोल्ट। ए और बी की कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफेराड, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया 10 माइक्रो कूलम आ गया। क्या है ये, चार्ज है। सिंपल है, इससे सिंपल होगा कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी क्या हो गया आपके पास, ये हो गया भाई, जो कि कितना है 10 माइक्रो कूलम है। अब टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, हाफ CV²। हाफ टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, क्योंकि देखो ना हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोली थी, वो निकाल चुके हम, जो कि ये थी, जो कि कितनी है दिस, ठीक है। तो हाफ CV, C मतलब 2 माइक्रो इनटू माइक्रो, अगर आप 10-6 नहीं लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इनटू V कितना है 5 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 25 माइक्रो जूल आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी किस में होगी, जूल में होगी आपके पास, किस में होगी भाई, जूल में होगी, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 3 पार्ट पूछे हुए थे, एंड ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 के अंदर आया हुआ था। ये क्वेश्चन कब आया था, ऑल इंडिया 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्सप्रेशन बोला गया डिराइव करना कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस निकालने आपको कैपेसिटर की, जब वो कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में क्या कि भाई लाइन में लगे हों, तो लाइन में 3 कैपेसिटर लगे, C1 C2 C3, एंड यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दी जो यहाँ से चल रही है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम बोला जाता है, बट कैपेसिटर के केस में हम करंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको सप्लाई क्या कर रहे हैं, चार्ज। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे चार्ज सेम रहता है, कि यहाँ पे Q चार्ज चला एंड यही इसमें पूरे में सर्कुलेट हो रहा है, तो मीन्स Q यहाँ पे सेम रह रहा है। हाँ, जो पोटेंशियल होगी वो डिफरेंट होगी हर एक के अक्रॉस। तो यहाँ पे V1 है कैपेसिटर C1 के अक्रॉस, V2 है कैपेसिटर C2 के अक्रॉस, एंड V3 है कैपेसिटर C3 के अक्रॉस, ठीक है। तो अब एक सिंपल सा फंडा कि जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसी के साथ डील करो। तो मतलब यहाँ पे हम V को कैसे लिख सकते हैं, V1 V2 V3 से लिख सकते हैं। चलो, अब C का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। तो V क्या होगा, Q/C होगा। क्लियर है भाई, C क्या होता है, Q/V होता है, एंड V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा Q/C, ठीक है। मीन्स अगर मुझे V1 लिखना है तो मैं लिखूंगा Q/C1, अगर मुझे V2 लिखना है तो मैं लिखूंगा Q/C2, अगर मुझे V3 लिखना है तो मैं लिखूंगा इसको Q/C3। क्लियर है, तो ये हो गया V Q/C होता है, V1 इज Q/C1, V2 इज Q/C2, V3 इज Q/C3, ठीक है। तो भाई ये और ये वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा क्या, Q/C1 Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ से Q कॉमन, ये इस Q के साथ कट जाएगा, तो इसलिए आपके पास बचा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है, तो ये कैपेसिटेंस आई आपकी कब, जब सीरीज में है कैपेसिटर। कैसे है भाई, सीरीज के अंदर है जब ये कैपेसिटर। क्लियर हुआ, सिंपल है। अब बात करें कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल के अंदर हो फिर कैसा हो सकता है। चलो, पैरेलल में क्या किया कि C1 C2 C3 3 कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया, यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दी जो इनको चार्ज कर रही है। तो हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज तो सबके अक्रॉस सेम होगी, पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है, ठीक है। अब एक सिंपल सा फंडा है कि भाई यहाँ से चार्ज चल रहा है, यहाँ से चार्ज चल रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये चार्ज चल रहा है। अब ये चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है भाई, ये चार्ज क्या हो रहा है, Q1 पे भी जा रहा है, मतलब C1 पे भी जा रहा है, एंड Q2 जा रहा है C2 पे, एंड Q3 जा रहा है किस पे, C3 पे। तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप ऐसे लिख सकते हो कि टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से होगा।
एंड हमें पता है कि C क्या होता है Q बाई वी। सो Q को कैसे लिख सकते हो आप, CV से लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे Q1 लिखना है तो मैं लिखूंगा C1V। सर आपने 1 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि V तो हर एक के क्रॉस सेम है, तो V सेम रहने की वजह से हम इस तरीके से लिख सकते हैं हर एक टर्म को। जैसे हमने Q1 Q2 Q3 को लिखा एंड Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है, CV है, तो बस इसको यहाँ पर पुट करना है। तो हमारे पास बन जाएगा CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन आ रहा है तो V से ये कॉमन आया, V यहाँ से कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब पैरेलल के अंदर जितनी भी कैपेसिटेंस होगी वो सभी आपको ऐड कर देनी है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10th की, इसके अंदर अब क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन आपको सिलेबस कवर करना है तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन दिल्ली वाले क्वेश्चन के अंदर आया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो वैसे तो मैं आपको सीधा बताना चाहूँ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय के, एंड ये होता है क्या है, कैपेसिटेंस। कि जब कैपेसिटेंस कब, जब प्लेट्स के बीच में कोई एक मीडियम रखा है हमने, एंड वो मीडियम क्या हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक। एंड नीचे क्या, कैपेसिटेंस जब वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं, वैक्यूम या एयर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं, चलो क्या है। रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन ए मीडियम अदर देन वैक्यूम। मतलब कि आपको क्या लिखना है, रेशियो निकालना किसका, कैपेसिटर की कैपेसिटी का। कब लिखना, ऊपर किसको लिखना है कि वो कैपेसिटी जब उनके बीच में कोई एक मीडियम हो, अदर देन द वैक्यूम या एयर, मतलब या एयर वैक्यूम को छोड़ के बाकी जो मीडियम रखते हैं वो वाली कैपेसिटी, टू द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन इट्स प्लेट्स। समझ में आ गया? कहना क्या चाहता है कि मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, इस टाइम इसके बीच में मैंने कोई मीडियम रख दिया, तो इस टाइम जो इसकी कैपेसिटी है वो लिखी, नीचे क्या लिखूंगा मैं, नीचे वो लिखूंगा कि जब इनके बीच में एयर हो तो यहाँ पे कैपेसिटी लिख दूंगा दिस। तो मतलब आप इसको C/C0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो आपका क्वेश्चन नंबर 10th। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11th आप लोगों को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11th कहता है, व्हाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस इज बैटरी। क्या बोल रहा है, व्हाई डज करंट इन स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन ए कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस इट्स बैटरी। मतलब जब बैटरी लगा दी जाती है स्टेडी स्टेट के अंदर तो कैपेसिटर के अलॉन्ग जो करंट होता है वो फ्लो क्यों नहीं करता। चलो आधा इसको पढ़ते हैं। देखो इन स्टेडी स्टेट क्या होता है, देयर इज़ नो करंट बिटवीन प्लेट, मतलब स्टेडी स्टेट में कोई भी करंट नहीं होता कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनना भाई। जो प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट है प्लस ये वाली है माइनस वाली, ठीक है, तो इनके बीच में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज हो ही नहीं रहा। अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि जो चेंज इन फ्लक्स है टाइम के साथ वो जीरो है। एंड हमें पता है कि जो चार्ज की कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो करंट होता है वो ID से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट हम उसको बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं E0 मीन्स एप्सिलॉन नॉट, एंड इसको लिखते हैं d∅E/t। E क्यों लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए। तो हमने बोला कि d∅/dt वो चेंज हो ही नहीं रहा तो जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे इसको लिखा जीरो। तो ID करंट कितना हुआ, जीरो। तो ये ID करंट कौन होता है, ये कैपेसिटर की प्लेट के बीच का करंट होता है। एंड ये कब बनता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर ये केस नहीं होता। बट आगे क्या बोल रहा है, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में करंट फ्लो क्यों करता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में करंट फ्लो क्यों करता है। क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर। देखो ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता क्या है, मान लो चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज कम हो रहा है, तो उससे बनने वाली फील्ड लाइंस कम हो रही है, मीन्स फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि जो d∅/dt है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या है, वो कुछ ना कुछ है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो आप नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें पता है कि ID क्या होता है, E0 d∅E/dt होता है। मतलब अब ये जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ID होगा। एंड ID जो होता है वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच का करंट होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका मतलब इस केस में इसकी वजह से करंट होता है। एंड यहाँ पर करंट क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये जो d∅/dt होता है ये चेंज नहीं होता, मतलब ये जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपके पास क्वेश्चन। हमारे जो टॉपिक थे उसके रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ऑल टाइप्स ऑफ PYQ जो हैं वो कवर्ड हो गई हैं भाई। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे ये सफिशिएंट है।
देखिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, जितने होंगे वो कर दिए जाएंगे। एंड मैंने पहले बोल दिया ऑल टाइप ऑफ PYQ कवर्ड, मतलब जितनी टाइप होती हैं वो सारी कवर कर दी गई हैं। एंड अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहते हो तो आप और भी क्वेश्चन लगाइए। बट मैंने टाइप्स को ऑलरेडी कवर कर दिया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है बहुत मतलब दिनों से, या पिछले 7-8 महीनों से मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्या ये PYQ सफिशिएंट है? ये भाई फिर दी बेस्ट है अगर आप वन शॉट कर लेते हो एंड ये PYQ कर लेते हो, बहुत बढ़िया है फिर, ठीक है। एंड जो बच्चे स्टार्टिंग से ही लगे हुए हैं तो उनको एक बार इनमें से नज़र निकाल लेनी चाहिए कि सर ने जो क्वेश्चन करवाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या उनमें से कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कोई टाइप तो नहीं रहती है, तो इसलिए इन चीज़ों को कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हुए आप सबके भाई ये जो कैपेसिटेंस था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी टाइप जैसे कि मैंने बोल दिया कवर कर दी गई हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड दूसरों की भी हेल्प किया करो। जो बच्चे चैनल को नहीं देख पा रहे हैं, जिन तक चैनल नहीं पहुंच पा रहा है, देखिए क्या होता है कि यूट्यूब का एक एल्गो होता है, मतलब जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल से वीडियोस को देख रहे हो, तो क्या करना होता है, तुम्हें इसको शेयर करो ताकि उसकी रीच पहुंचे। इस जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे बच्चे देखेंगे, रीच पहुंचेगी एंड ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जाएगी। फिर तो सबको पता होना चाहिए भी हाँ कोई सर हैं, सुनील जांगड़ा सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से एंड फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कीप शेयरिंग दिस चैनल एंड आई होप कि शेयर कर दोगे आप, ठीक है। तो ज़रूर शेयर करिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी ठोक दीजिएगा। तो बस पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो एंड बोर्ड एग्ज़ाम को फोड़ना है। एंड कई बच्चे कमेंट करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होने वाला, भाई बोर्ड एग्ज़ाम होगा, सो डोंट वरी, तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट ना हो, वो अच्छा है, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारी नई वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।